देखिए, पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूं तो हमने भोजन को समझ लिया अच्छी तरह। तो पाचन क्या है? भोजन को पचाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। नहीं, हमने जो भोजन खाया है, हाँ, देखिए, पाचन वास्तव में एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने से लेकर के उसको, उसके अंदर मौजूद जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करवा के उनका रक्त में अवशोषण करवा के शरीर के विभिन्न भागों में सम्मिलित करवाना। मतलब ग्रहण करवाया, फिर अवशोषण करवाया, उनका जलीय अपघटन करवाया, यानी जटिल अणु को जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करवाया। ठीक है, जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करवाया, यानी जलीय अपघटन करवाया। फिर उस जब वो सरल अणु बन गए तो अब आपका शरीर उसको आसानी से अवशोषित करके आपके रक्त में शामिल करवा लेगा। तो रक्त अवशोषण करवाया, जब शरीर में अवशोषित हो गया, रक्त में मिल गया, तो फिर उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाकर के सम्मिलित करवा लिया। यानी अगर प्रोटीन है तो मांसपेशियों में जाके मिल गया, कुछ प्रोटीन कुछ एंजाइम बनाने में, कुछ हार्मोन बनाने में काम आ गया, कुछ प्रोटीन आपके एंटीबॉडी बनाने में काम आ गया, कुछ प्रोटीन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के काम आ गया। ठीक है, इसी तरह वसा है तो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में काम आ गई, जो बच गई वो शरीर के अंगों पर उसकी परत चढ़ाने में काम आ गई। ठीक है, ऐसे विटामिन है तो वो कहीं एंजाइम बनाने में काम आ रहा है तो वहां पे जाके वो काम करेगा। तो फिर सम्मिलित करवाना, सम्मिलित या सम्मेलन करवा लेना, ये जो पूरी प्रक्रिया है यही पाचन है। ग्रहण, जलीय अपघटन, मतलब जटिल अणु है जो भोजन में मौजूद, सरल अणु में परिवर्तित करवाना, मेन इस पर कंसंट्रेट करेंगे। फिर अवशोषण का एक छोटा सा पॉइंट है, आपको एक डायग्राम बना के दिखा देंगे कैसे अवशोषित होता है। सम्मिलित तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला जटिल अणु से सरल अणु में, तो अब कल की क्लास में आपने देखा था कौन कौन से जटिल अणु थे। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो अब आप लोग बोलेंगे, मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। जटिल अणु है, जटिल अणु से सरल अणु। सबसे पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, बताएं कौन से जटिल कार्बोहाइड्रेट है और कौन से फिर सरल है, परिवर्तित करवाएंगे अपन, बताएं। पॉलीसेक्राइड जटिल था, है ना। पॉलीसेक्राइड जटिल था और सरल कौन सा था, मोनोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड का उदाहरण बोलिए, पॉली का स्टार्च। बाकी फिर सेलुलोज तो मैंने बताया था वो पौधों में पाया जाता है, काइटिन कीटों में पाया जाता है। ना तो हम काइटिन खाते हैं और पौधों को हम पका के खाते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, स्टार्च किस में परिवर्तित होगा, ग्लूकोज में डायरेक्ट हो जाएगा। पहले पॉलीसेक्राइड तो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट होगा। तो डाइसेक्राइड का उदाहरण बताइए, पिछली कॉपी में देखिए, डाइसेक्राइड, स्टार्च का डाइसेक्राइड क्या होगा, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज का, अब ये भी जटिल है माल्टोज भी, तो ये परिवर्तित किस में होगा, ग्लूकोज। ठीक है, लैक्टोज यदि है, दूध पिया है किसी ने तो उसमें उसको मिला लैक्टोज डाइसेक्राइड, है ना।
किस में परिवर्तित करना पड़ेगा इसको? सरल के अंदर। मोनोसेक्राइड का क्या है? लैक्टोज का सामने वाला दूध का ही। देखिए पिछले पन्ने पे देखिए, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है। किसी ने सुक्रोज खाया है, यानी, है ना, सुक्रोज खाया है, तो वो बनेगा, परिवर्तित होगा फ्रक्टोज में या फिर ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, ये होता हुआ दिखेगा, इसलिए मैं आपको वापस दिखा रहा हूं कि कैसे होगा। क्योंकि आप पाचन का जब हम देखेंगे ना, तो लास्ट में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आसानी से शरीर में अवशोषित हो सकते हैं, क्योंकि ये सरल अणु है। यदि प्रोटीन की मैं बात करूं, तो प्रोटीन किस में परिवर्तित होगा? किससे मिलके बना होता है? किन सरल अणुओं से मिलके बना होता है प्रोटीन? चलिए आपसे बीपीएस, वेरी गुड, अमीनो अम्ल। प्रोटीन किस में बदलेगा? यदि वसा की बात करूं, तो फाइनली वसा किस में परिवर्तित होगी? याद नहीं है कल का? ये होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये होता हुआ दिखाई देगा, यानी आपको यहां से शुरू करना है। पाचन का उद्देश्य क्या है? यहां से शुरू करना है, ये प्राप्त करना है, यहां से शुरू करना है, ये प्राप्त करना है, और यही क्या है? जलीय अपघटन। तो ये तो मत लिखिएगा, है ना, ये तो आप बाद में लिखेंगे। ये लिख लीजिए, शरीर में ये अब आपके शरीर का भाग बन गया इस पॉइंट पे आके, है ना। आप शरीर में सम्मेलन, जब आप एंडोक्राइन देखेंगे तो आपको अपने आप एक एक हार्मोन का नाम बताएंगे, सोमेटोस्टेटिन। उसका कार्य क्या है? जो अवशोषित पोषक तत्व है उनका शरीर में सम्मिलित करवाना, या एसिमिलेशन, है ना। ये वाला लिख लीजिए बस आप, यहां से लेके, और इंग्लिश वर्ड भी लिख दूं इनके? ठीक है, इतना काफी है ना। बस जरा सी जानकारी चाहिए आपको, ऑप्शन टिक करने कौन सा आपको। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो पाचन क्या हुई? भोजन के ग्रहण करने से लेकर के उसके जलीय अपघटन करवा के उसके अवशोषण और शरीर में सम्मेलन को पाचन कहा जाता है। परिभाषा लिखने की अब आपको जरूरत नहीं होगी, बस आपको ये याद रखना है। अब आप बोलेंगे फटाफट, है ना, ठीक है। हटा दूं इसे? पाचन तंत्र का डायग्राम की यदि मैं बात करूं, है ना, मानव पाचन तंत्र का डायग्राम अगर बनाने की बात करूं, तो उसकी शुरुआत होती है कहां से? मुख से, यानी मुख से ही हम ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया मुख। बनाइए मत मेरे साथ, अभी रुक जाइए। मुख, गुहा,
जिसमें कौन से पाचन अंग होते हैं? दांत, शुरुआत दांत करते हैं, और जीभ, और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि बनाइएगा मत, क्योंकि हो सकता है आप अपने हिसाब से बनाए, भी बनाइए मत, है ना। मुख, जीभ और लार ग्रंथियां। फिर मुख से वो शरीर में आगे की ओर बढ़ती है, तो ये हो गई आपकी ग्रसनी या भोजन नली। नली। फिर ये आगे पहुंचती है तो एक थैलीनुमा संरचना में जाकर पहुंचती है, जिसको कहा जाता है अमाशय। अमाशय से ये पहुंचती है छोटी आंत। छोटी आंत, ठीक है, अमाशय से ये छोटी आंत में पहुंची, जहां पर इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, डुडेनम, जेजुनम, और इलियम। 3 भाग हो गए। फिर यहाँ एक जॉइंट होता है, जिसको कहते हैं सीकम। सीकम ना तो छोटी आंत का भाग होता है, ना ही बड़ी आंत का भाग होता है। ये इन दोनों के बीच की एक संधि होती है। ठीक है। उसके बाद आपकी शुरू होती है बड़ी आंत, जो 2 भागों में बटी हुई होती है। बड़ी आंत जो 2 भागों में बटी हुई होती है। कोलोन और रेक्टम। ये रेक्टम ही आपका मलाशय है, जहां पर मल इकट्ठा होता है, और यहां से फिर निष्कासन। मल निष्कासन। ठीक है। ये पूरी यहां से लेकर के ये पूरी एक अलग अलग भागों में बटी हुई है, लेकिन संपूर्ण एक नली है, जुड़ी हुई तो है लेकिन एक ही पाइप है ना। इसलिए इस पूरे सिस्टम को यहां से मुख से शुरू होकर के मल निष्कासन तक पहुंचने तक, इस पूरी नलिका को क्या कहा जाता है? आहार नाल। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? आहार नाल। यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है। यहां पर कुछ ग्रंथियां और होती है, इसको कहते हैं यकृत या लीवर। इसका भी कुछ महत्वपूर्ण रोल होता है, और ये जुड़ा हुआ होता है डुडेनम के साथ। और यहीं पर एक और ग्रंथि पाई जाती है, ये भी जुड़ी होती है डुडेनम के साथ। इसको कहते हैं अग्ना। ये है आपका पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम। अब आप कैसे अपनी कॉपी में इसको फिट करते हैं, ये आपके ऊपर है। इसको ऐसे कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसा आपने किताबों में देखा होगा, मैंने वैसा नहीं बनाया, क्योंकि इसमें पूरी आते एकदम एक दूसरे के अंदर मिली हुई रहती है, और फिर तीर के निशान से कौन सा कहाँ है, किसका क्या क्रम है, ये पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे आप आराम से डुडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम,
ठीक है, कोलोन रेक्टम, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक संधि और फिर बड़ी आंत। कलर भी मैंने अलग अलग चेंज कर दिए तो आप पहचान सकते हैं। बना लीजिए। तो सीकम क्या है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच की संधि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। अब इनके बारे में फैक्ट लिखते चलेंगे एक एक करके। हाँ, इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है, यहां से यहां तक छोटी आंत है। छोटी आंत यहां से शुरू हो रही है और यहां पर समाप्त हो रही है। ठीक है, इसके तीन भाग हैं। छोटी आंत के हैं ये तीनों भाग, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक संधि है जिसको कहा जाता है सीकम। इस संधि का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या महत्व है। फिर उसके बाद बड़ी आंत शुरू होती है, ये दो भागों में बटी होती है, कोलोन और रेक्टम। कोलोन अवशोषण का काम करती है, अभी आप जानेंगे कि वो रेक्टम मैंने लिख ही दिया, मलाशय मल यहाँ पर इकट्ठा होता है जो आगे फिर निष्कासन में चला जाता है। चाहे तो इसका फोटो भी निकाल सकते हैं आप, कलरफुल है ये इसलिए। वैसे ये स्लाइड्स आपको मिलती है ना, स्लाइड्स अगर आपको मिलती है तो फोटो भी निकालने की जरूरत नहीं मिलती है ना। हाँ तो बस क्या दिक्कत है, कलर में ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अपने मोबाइल में रखिए, एक दो बार देखेंगे रट जाएगा अपने आप ही। मेरा भी ले लीजिए इसके साथ, शायद ये खोज मेरी है, ये डायग्राम की खोज, तो चाहे तो आप ले किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे ही इनोवेशन है ना। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो कई स्टूडेंट्स थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। और वो नीरे एकदम गांव के लड़के थे उस टाइम, है ना, ठेठ देहाती लड़के थे वो लोग, तो उनको याद कराने के लिए ये चीज खोजी गई थी। हाँ, वो आप वो करेंगे ना, तो पासा के ले लीजिए। वैसे तो ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी ना, क्या दिक्कत है। हाँ, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया था ये डायग्राम पहली बार, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है और चीजों को आसानी से, जितना आपका एग्जाम का स्ट्रेस कम कर दे उतना अच्छा है। तो ये करने के लिए बहुत कुछ है आप लोगों के पास। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सभी भागों की बात करते हैं। पहला, मुख गुहा। पहला भाग मुख गुहा। मुख गुहा मतलब वो लड़के ऐसे थे कि वो आते थे और जगह नहीं मिलती थी, जमीन पे बैठ जाते थे। इतने मतलब टिपिकल देहाती लड़के थे, बड़े अच्छे और मतलब भोले लड़के थे। तो उनको याद कराने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स निकालता रहता था मैं। नहीं नहीं, कहीं और के। ठीक है, मुख गुहा, इसमें तीन अंग है, जांव, दांत, जीभ और लार। तो सबसे पहले दांत। अब बताने की जरूरत है दांत क्या काम करते हैं। भोजन बड़े आकार में होता है, उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, बस बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, दांतों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने तरह के दांत मनुष्य के जबड़े में पाए जाते हैं, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस है। देखिए, अगर मैं जबड़े को बनाता हूं तो ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा, ठीक है, मैं जबड़ों को इस तरह से बांट सकता हूं। ठीक है, अभी बनाइए मत, पहले समझिए। तो जो सबसे आगे जो दो दांत होते हैं उनको कहते हैं कृदनक, सॉरी, कृंतक, दोनों मिक्स हो गए।
सबसे अगले जो दांत होते हैं, कृंतक या इंसीजर्स, है ना, उसके बाद उन यहां पर, ये यहां पर है, ठीक है, दो, ठीक है, अभी लिखेगा मत, दो हो गए। फिर उसके बाद रदनक या कैनाइन, सी से डिनोट करूंगा, वो होता है एक यहां पर, ठीक है। सबसे आगे के आधे जबड़े में दो कृंतक या इंसीजर्स, दो हुए। फिर उसके बाद यहाँ एक नुकीला बिल्ली या शेर जैसा दांत होता है, लेकिन वो छोटा होता है उनकी तुलना में, वो रदनक एक होता है आधे जबड़े में, यानी जबड़े में कितने हुए, वो दो हुए, ठीक है। कृंतक अगर आधे जबड़े में दो है तो पूरे जबड़े में कितने हुए, चार हुए। फिर तीसरा होता है चवर्णक या प्रीमोलर। प्रीमोलर वो दो होते हैं आधे जबड़े में, तो पूरे जबड़े में कितने हुए, चार। और अंतिम है अग्र चवर्णक, कहते हैं इसको अग्र चवर्णक, ठीक है। और फिर चौथा है चवर्णक या मोलर, ये कितने होते हैं, तीन। तो देखिए आधे जबड़े में कृंतक कितने हुए, दो। आधे जबड़े के नीचे एक जबड़े में दो, दो या, ठीक है, फिर दो, ठीक है। एक मिनट, ऐसा करता हूँ पूरे जबड़े का ही बनाता हूँ, दो और दो चार, चार ऊपर के जबड़े में और चार नीचे के जबड़े में। फिर कैनाइन कितने हुआ, एक, दो निचले जबड़े में हुए और दो ऊपरी जबड़े में हुए। फिर प्रीमोलर कितने हुए, चार और चार, ठीक है, समझ में आ रहा है, चार और चार आठ। और फिर मोलर कितने हुए, छह और छह, बारह, नहीं नहीं, छह कितने, बारह, बारह और, नहीं नहीं, काउंटिंग थी, हाँ ज्यादा हो गई है दांत तो, चलो सिंगल ही बनाते हैं, ऐसा करते हैं, एक जबड़े के बनाते हैं, एक एक जबड़े का ही बनाते हैं, आधे आधे जबड़े का ही। ये कितने हुए, दो, दो और दो। सी कितने हुए, एक और एक। फिर ये प्रीमोलर दो और दो। फिर चवर्णक या मोलर तीन और तीन, तो कितना हुआ, चार, पांच, आठ, और चार चार पांच, आठ, ठीक है। कुल कितने हुए, 16 एक जबड़े के, ठीक है। तो दोनों जबड़ों के कितने हुए, 16 गुना दो, 32 दांत। तो ये डेंटल फॉर्मूला लिख लीजिएगा ऐसे, और ये लिख लीजिएगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक जबड़े में कितने मोलर्स हो सकते हैं, कितने प्री मोलर्स हो सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश वर्ड ही याद रखना, क्योंकि ये हिंदी वर्ड बड़े टिपिकल से हैं। तो आई, सी, पी, एम और एम, है ना। इन सीजर्स, इसका 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 इंग्लिश वर्ड कैनाइन, इंसीजर, प्री मोलर, मोलर। इसका काम होता है काटना, इसका काम होता है चीरना, इसका काम होता है पीसना, और इसका काम भी होता है पीसना, ठीक है।
क्या जो, हाँ अच्छा पीडीएफ वो मुझे बना मेरा, हाँ 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 ठीक है। अब एक्चुअली पीडीएफ मुझे बनानी पड़ेगी फिर बैठ के। पीसना पीसना, डबल डॉट लगा दिया। ठीक है हटा दो इसे। अगला भाग है जीभ। फॉर्मूला लिख लिया। हटा दूं इसे। इस स्लाइड्स मिल जाएगी वैसे आप बहुत धीरे। ठीक है ये है अगला भाग है जीभ। हटा दूं इसे। जीभ, जीभ का कार्य क्या है? तो स्वाद का संवेदन, स्वाद संवेदन साथ साथ लिखते चलिएगा। स्वाद का संवेदन और भोजन को आहार नाल में धकेलना। भोजन को आहार नाल में धकेलना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो स्वाद का कौन सा भाग, इसमें बहुत सारी कलिकाएं होती है जिनमें बहुत तंत्रिकाएं होती है और हर तंत्रिका किसी विशेष प्रकार के स्वाद को पहचानने का काम करती है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर कड़वा, सबसे पिछला भाग जो होता है जीभ का वो कड़वे को फील करवाता है। साइड का जो भाग होते हैं दोनों ये खट्टे को, खट्टा खट्टा, ये जो भाग होते हैं ये नमकीन। फटाफट मेरे साथ साथ बनाते चलिए। नमकीन, अग्र भाग होता है वो मीठे को, और जो मध्य भाग होता है वो उमामी। उमामी नामक एक स्वाद होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं उमामी क्या है। तो ये मिक्स मिक्स स्वाद होता है। जो परफेक्ट उमामी आप कहाँ महसूस कर सकते हैं? मीठा, खट्टा और नमकीन और हल्के कड़वे का मिक्सचर उमामी कहलाता है। सबसे परफेक्ट उमामी आपको यदि चखना है टमाटर खा के देखिएगा, परफेक्ट उमामी होता है। लिख लीजिएगा टमाटर। टमाटर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मीठा खट्टा और नमकीन का मिश्रण है। मीठा प्लस खट्टा प्लस नमकीन, नमकीन का मिश्रण। ये चार तरह के स्वाद एक जीभ में पहचाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है लार ग्रंथियां, इसका कार्य क्या है? एक तो भोजन को गीला बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। भोजन को गीला बनाना, इसके कार्यों की यदि मैं बात करूं लार ग्रंथियों के, तो भोजन को गीला बनाना ताकि वो आसानी से निगला जा सके, और कुछ
एंजाइम, कुछ विशेष एंजाइम स्रावित करना, स्रावित करना ताकि भोजन का पाचन हो जाए। तो यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से या मुख गुहा से? क्योंकि कुछ विशेष एंजाइम मुख गुहा में ही मिल जाते हैं और उसका पाचन करना शुरू कर देते हैं। एक फैक्ट ये बन सकता है कि पूरी आहार नाल में वो कौन सा भाग है जहां पर किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। हाँ, पूरी जो आहार नाल है ना, उसमें कौन सा भाग है जहां किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है? भोजन नली। ये वाला जो भाग है ना तो यहाँ किसी प्रकार का पाचन हो रहा है ना किसी प्रकार का अवशोषण हो रहा है, बस गुरुत्वाकर्षण की वजह से भोजन, है ना। आमाशय में तो होगा, पाचन होगा, फिर इसमें भी पाचन होगा, इसमें अवशोषण होगा, इसमें पाचन होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी अवशोषण होता रहता है और इसमें भी अवशोषण होगा और यहाँ तक अवशोषण हो रहा होता है। ठीक है, कौन सा भाग है जहां पर नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो आपकी आहार नाल लिखवाएंगे फैक्ट। तो कौन से स्रावित करना, कुछ आमाशय, कुछ एंजाइम स्रावित करना जिससे कि पाचन हो सके। ठीक है, भोजन का पाचन करने के लिए। ठीक है, पाचन तो कौन कौन से हैं वो एंजाइम? पहला है एमाइलेज, या इसको टाइलिन भी कहते हैं, एमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज या टाइलिन। कौन कौन से एंजाइम है? देखिए, लार ग्रंथि लिखना था आपको। हाँ, लार ग्रंथि लिखा ना, ठीक है। एमाइलेज या टाइलिन। अब देखिए, बस सीधा स्टेटमेंट लिखने के बजाय क्या कार्य करता है ये, है ना, क्या कार्य करता है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च को ऐसा लिखकर छोड़ दे तो अब ये स्टेटमेंट बन गया ना, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम कौन सा है इसका? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। दूसरा इसका एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन, है ना। हाँ, लाइसोजाइम क्या कार्य करता है ये? तो बस इतना सा पॉइंट लिख लीजिए, लाइसोजाइम में यह भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करता है। कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ होगा तो उसको नष्ट कर, भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करता है। यानी आपकी इम्यूनिटी यहां भी काम कर रही है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। हो गया, मुख गुहा के 3 भाग, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, 3 हो गई कवर। और क्या पूछा जा सकता है? लार ग्रंथियों में यहाँ ब्रैकेट में लिखा 3 जोड़ी होती है, ये एक छोटा सा फैक्ट है, आप लिख लीजिए। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, कोई पूछ ले तो। ठीक है, अगला जो भाग है आहा, भोजन नली, भोजन नली। बस इसमें इतना सा लिख लीजिएगा, भोजन नली में यह मुख, ये चबाए हुए भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। चबाए हुए भोजन को मुख गुहा से मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाती है। और इसमें स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिएगा, स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिएगा, मुख गुहा से
आमाशय तक पहुंचाती है। स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा। भोजन नली में किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। भोजन नली में किसी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। आमाशय, आमाशय, ठीक है। बात करते हैं अब हम आमाशय की। देखिए, आमाशय में तीन ग्रंथियां पाई जाती है, तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तीनों के नाम नोट करेंगे और उनका कौन सा एंजाइम है ये नोट करेंगे और उस एंजाइम का क्या काम है ये नोट करेंगे फटाफट। कैसे याद करें? ये डायग्राम देख लिया आपने। डायग्राम को दिमाग में रखते हुए 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना। और देखिए, एक टेक्निक होती है जिसमें आपने किसी चीज को 1 या 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार किसी को एक्सप्लेन कर दो, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। लेकिन मेरे पास कुछ है क्या, कोई हैंड आउट वगैरह कुछ है? सीधा करूं क्योंकि मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं लोगों को। तो आप इसको, ये टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है। एक एक महान भौतिक शास्त्री हुए थे अमेरिका में, रिचर्ड फिनमैन। उनको भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति हुए उनमें से एक है वो, जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा था। तो लेकिन वो भौतिक शास्त्र से ज्यादा रुचि उनकी पढ़ने पढ़ाने में होती थी। वो एक प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने रिचर्ड फिनमैन टेक्निक्स बताई थी। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं और उसके बाद किसी दूसरे को एक्सप्लेन कर देते तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में पक्की हो जाती है और उस चीज पर आपकी समझ भी विकसित होती जाती है। 1-2 बार पढ़े, तीसरी बार कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सामने इमेजिन कर ले कि कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसको एक्सप्लेन कर दे, हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे पता है आप लोग डिस्कशन के बहाने फिर महफिलें जमाने लग जाओगे। 1-2 लोग ही बैठे हैं, समझे? और अगर कोई नहीं मिले तो सामने इमेजिन करे कि कोई बैठे और ऐसा समझो कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन कोई स्कूल का बच्चा है और मैं उसको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। 1-2 बार डायग्राम बनेगा, याद हो जाएगा। मुझे पता है डिस्कशन के नाम पे क्या क्या होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहली है ऑक्जेंटिक। अगर ग्रंथि का नाम याद नहीं भी रख सके तो एंजाइम का नाम तो जरूर याद रखें। ऑक्जेंटिक ग्रंथि, ऑक्जेंटिक ग्रंथि, ठीक है। इससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये अम्ल क्या काम करता है? इस अम्ल के कार्य की यदि मैं बात करूं तो भोजन की अम्लता को बढ़ाकर उसमें मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करना, है ना, रोगाणुओं को नष्ट करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है और रोगाणुओं को नष्ट करता है और एंजाइमों में परिवर्तन लाता है। जो दूसरे एंजाइम आप पढ़ने वाले हैं उनमें परिवर्तन लाता है। एंजाइमो लिख लीजिएगा, एंजाइमो परिवर्तन नहीं, एंजाइमो लिखिएगा। एंजाइमो, एंजाइमो के, एंजाइमों के कार्य करने के लिए, एंजाइमों के कार्य करने के लिए
उचित वातावरण का निर्माण करता है। अम्लीय वातावरण में काम करते हैं सारे एंजाइम आमाशय के, इसलिए उचित वातावरण का निर्माण करता है। उचित वातावरण का निर्माण करता है। दूसरी ग्रंथि है ज़ाइमोजेन। इससे प्रोपेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, प्रोपेप्सिन एंजाइम निकलता है। अब ये जो प्रोपेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में जैसे ही आएगा परिवर्तित हो जाएगा पेप्सिन में। तो अगर आपसे सवाल ये कर लिया जाए कि पेप्सिन एंजाइम कहां से, किस ग्रंथि से निकलता है, पेप्सिन एंजाइम किस अंग में पाया जाता है, प्रोपेप्सिन को भूल जाओ, क्योंकि पेप्सिन ही आगे एक्शन करेगा। ठीक है, ये पेप्सिन क्या करता है, अच्छा एक एंजाइम और निकलता है, पहले उसका नाम भी लिख लो। प्रोपेप्सिन हो गया, इसका क्या रिजल्ट निकला ये भी देख लिया आपने। इसी तीर के साथ इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। एक प्रोरेनिन नाम का एंजाइम निकलता है, और ये प्रोरेनिन अम्ल के संपर्क में आकर रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या है, एक्शन कौन लेगा, ये तो थोड़े टाइम के लिए बने और परिवर्तित हो गए, एक्शन लेगा पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब इन दोनों के एक्शन क्या है जरा देख लेते हैं। प्रोटीन जो हो भोजन में मौजूद, उसका पाचन अमाशय से शुरू होता है, जबकि स्टार्च का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख से। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टार्च का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, आमाशय से, और आगे तक चलता रहेगा, खत्म नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन बच के निकल जाएगा, फिर वो छोटी आंत में डूडेनम में जाएगा, फिर वहां से भी बहुत सारा प्रोटीन बच के जाएगा, वो फिर ना इलियम के अंदर पहुंचेगा, वहां जाके अंतिम पाचन होता है बहुत सारे का। ठीक है, तो प्रोटीन को ये सरल अणुओं में, पेप्सिन जो क्या है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को उसके सरल अणु पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। अब ये पेप्टोन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है, लेकिन जो मूल प्रोटीन है उससे थोड़ा सरल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, व्युत्पन्न प्रोटीन, जो जिसमें मैंने नोट करवाया था कि जो बीच में सह उत्पाद के रूप में बनते हैं और अंतिम उत्पाद आने तक वो नष्ट हो जाते हैं या और सरल बन जाते हैं। तो इस प्रकार का क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को डाउट? दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं कैसिन। कैसिन ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं, दूध का प्रोटीन। तो ये जो रेनिन है ये इस पर एक्शन करेगा, और यहां पर रेनिन लिख दो। रेनिन आपको स्टेटमेंट लिखवाने की बजाय सीधे सीधे ऐसे लिखवा देता हूं ताकि याद करने में आसानी हो। रेनिन क्या करेगा, इस दूध के कैसिन प्रोटीन को कैसिनेट में, या इसके लिए वर्ड होता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित कर देता है, जो कि किसका प्रोटीन है,
दही का प्रोटीन है। इसीलिए आप कोई दूध पी ले और दूध पीने के 5 मिनट बाद उसको उल्टी हो जाए, तो बदले में क्या निकलता है उसके? दही निकलता है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही दूध पेट में गया, कैसिन प्रोटीन रेनिन एंजाइम ने अपना एक्शन किया और दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया? दही में। तो दही में कौन सा प्रोटीन होता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसिन। कैसिन को पचाना आसान नहीं होता है, इसलिए पहले उसको दही के प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए फटाफट, है ना? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसिन तरल है या ठोस? हाँ, तरल होता है। और कैल्शियम पैरा कैसिनेट तरल होता है या ठोस? ठोस होता है। दही ठोस होता है ना तुलनात्मक रूप से। ठीक है, इसीलिए दूध पीने के बाद यदि कोई उल्टी कर दे तो उससे दही निकलता है। ये दोनों ही पूरा यहां से आमाशय से आती है उल्टी। भोजन नली की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना सारा खाना यहाँ रोक के रख सके। आमाशय में जा चुका होता है, फिर वहां से वापस आता है। अब आप क्या कह रही है बताएं? यहां से यहां तक एक्सप्लेन करूं? ऐसे लिख सकती है तो ऐसे लिखे, या मैं पैरा बनवा बनवा के लिखूं? देखिए, जाइमेजिन है, इससे दो इससे दो एंजाइम निकले, प्रोपेप्सिन, जो इस अम्ल की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एंजाइम निकला प्रोरेनिन, जो इस अम्ल की वजह से रेनिन में कन्वर्ट हो गया। फिर प्रोपेप्सिन ने क्या काम किया? पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया, और पेप्टोन क्या है? सरल प्रोटीन ही है ना? सरल प्रोटीन है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपका पाचन का उद्देश्य क्या है? जटिल अणु को किस में कन्वर्ट करवाना? सरल में। तो प्रोटीन को पेप्सिन ने पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रेनिन है, ये भी कुछ करेगा। तो रेनिन किस पे काम करता है हमेशा? दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन कैसीन पर। और ये कैसीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। दूध और दही इसलिए लिख दिया कि आपको पता रहे। ठीक है, रेनिन प्रोटीन। अच्छा, ऐसा सवाल कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बच्चों में के अमाशय में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एंजाइम, निम्न में से कौन सा एंजाइम बच्चों के अमाशय में सर्वाधिक मात्रा में बनता है? रेनिन, क्योंकि बच्चे सिर्फ दूध ही पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दूध पीने की मात्रा घटती जाती है, रेनिन के निर्माण की मात्रा भी कम होने लग जाती है। ठीक है, ऐसा किसी पीसीएस में शायद सवाल आया था, मैंने देखा था, बच्चों में वो बंद हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने? कर लीजिए। क्या हो गया? कर लिया नोट? इधर से ठीक है, ये है आप। हाँ, अभी तो समय है, हमारी क्लास लेट शुरू हुई थी आज कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से। अमाशय का पाचन समझ में आ गया? मुख गुहा का पाचन तो बहुत सरल है। एमाइलेज एंजाइम काम करता है जो स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, दो प्रोटीनों का। अब है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन, और इसमें भी सबसे पहला भाग है। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट और लिख लीजिएगा अमाशय के पाचन में। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइल। भोजन को काइल कहा जाता है। काइल की उत्पत्ति कहां से होती है? आमाशय से। और एंट्री कहां पर होती है?
छोटी आंत में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात उसे क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। तो काइल की उत्पत्ति कहाँ होती है? अमाशय में। और उसकी एंट्री कहाँ पर होगी? छोटी आंत में। अमाशय के बाद तो छोटी आंत ही शुरू होती है ना। बस एक छोटा सा फैक्ट है, ये आपको जानना चाहिए। अब छोटी आंत में पाचन है, और इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं डूडेनम में पाचन। डूडेनम में पाचन। अब देखिए डूडेनम में कौन कौन से एंजाइम या क्या क्या एक्शन करेगा। तो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं वापस। हाँ ये रहा। तो ये जो है यकृत, दिखा यकृत। ये जो यकृत है, ये एक रस का निर्माण करता है ना? उस रस को कहते हैं जठर रस। और वो यहाँ यकृत के पास में एक गोलाकार संरचना होती है जो यकृत और आंत के बीच में होती है। ठीक है, इसको कहते हैं पित्ताशय। तो ये जो रस है, यकृत में जो रस बना है उसको बाइल कहते हैं। और ये पित्ताशय में एकत्रित होता है, एकत्रित होता है, इसलिए इसको पित्त रस भी कहते हैं। ठीक है। और फिर ये यहां से पित्त रस आवश्यकता के अनुसार निकलता है और छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? पित्त रस पाया जाता है। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है बताएं? यकृत में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? उसका भंडारण कहाँ होता है? और उसका उपयोग कहाँ होता है? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां कर दूं 10 मिनट्स कर देता हूँ, है ना? 12:30 पे हमने शुरू किया था, तो 10 मिनट्स तो लेंगे ही, है ना? है ना? हाँ। तो देखिए, पहला है पित्त रस। पित्त रस, इसके बारे में कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। पित्त रस, इसके बारे में पहला पॉइंट, इसका निर्माण निर्माण यकृत में, यकृत में होता है। भंडारण पित्ताशय में होता है। उपयोग डूडेनम में होता है। इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। तो इसका कार्य क्या है? बताएं, अब आपने कॉमन सेंस से बताएं क्या कार्य है। काइल जो अमाशय से पहुंचा है छोटी आंत के अंदर। अच्छा, एक ग्रंथि हमने मिस कर दी उधर, एक ग्रंथि मिस कर दी। म्यूकस, म्यूकस ग्रंथि। छोटा सा पॉइंट लिख ही लीजिए। श्लेष्मा, ये आपकी अमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथि है ना, किसी ने टोका भी नहीं। श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, इसका बस एक ही काम होता है, श्लेष्मा का श्रावण। अब ये श्लेष्मा क्या है? ठीक है, श्लेष्मा का बस, है ना? हाँ। श्लेष्मा का श्रावण। अब श्लेष्मा क्या है? एक चिकना चिपचिपा पदार्थ होता है, लाइक, है ना? लाइक हम अपनी नाक में अगर उंगली डालते हैं तो एक चिपचिपा सा पदार्थ आपको हाथ पे लगेगा। उसी तरह से मिलता जुलता सा एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ये जो अगर आपका अमाशय है,
ठीक है। इसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोटीन को गला देने वाले एंजाइम मौजूद हैं। तो ये अमाशय की दीवार को ना खा जाए, इसके लिए अमाशय पर ये चिपचिपा पदार्थ है ना, श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ, ये चिपचिपा पदार्थ होता है और ये अम्ल से अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। बस ये पॉइंट ले लीजिएगा, अम्ल से अमाशय की दीवारों की रक्षा करना, अम्ल से अमाशय की दीवारों की रक्षा करना। यहाँ आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ आ जाएगा, बस फिट हो जाएगा एकदम से। ठीक है, ये लिख लीजिए, है ना, एक एक हमने जल्दबाजी में छोड़ दी। ठीक है, कहीं ये जो प्रोटीन है पेप्सिन, ये अम्ल के अमाशय की दीवारों के प्रोटीन को खुरचना शुरू नहीं कर दे, और ये HCl उसको जलाना शुरू नहीं कर दे, इसलिए ये श्लेष्मा, ये चिपचिपा पदार्थ है, ठीक वैसा ही जैसा हमारी नाक से निकलता है और ये उसके ऊपर चिपका हुआ होता है और उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि है, म्यूकस ग्लैंड्स भी इनको। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने देखा था पितरस, डूडेनम में पाचन का पहला कारक है पितरस। बनता कहाँ है? यकृत में। भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। उपयोग कहाँ होता है? डूडेनम में। प्रकृति क्या है? क्षारीय है। तो अब इसका कार्य आप अपनी कॉमन सेंस से बता सकते हैं। जो अम्ल से जो भोजन काइल छोटी आंत में पहुंच रहा है वो क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है? अम्लीय है। अब यहां पर उसकी प्रकृति को बदलना जरूरी है, तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय में परिवर्तित करना। अमाशय से आने वाले, पहला पॉइंट, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन काइल को, अमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन काइल को, अभी भी नहीं लिख पा रहे हैं आप, अम्लीय भोजन काइल को क्षारीय बनाना। क्यों? क्योंकि अब जो एक्शन होगा जिन एंजाइमों का, उनको क्षारीय वातावरण चाहिए। एक बात, ठीक है, यानी पहले जो एंजाइम काम कर रहे थे वो किस वातावरण में काम कर रहे थे? अम्लीय वातावरण में। अब जब अग्नाशय के जो एंजाइम काम करेंगे वो क्षारीय वातावरण में काम करेंगे। ठीक है, लिख लिया। दूसरा क्या कार्य है इसका? अब आपका वसा का पाचन शुरू हो जाएगा। भोजन में मौजूद वसा का, भोजन में मौजूद वसा का, भोजन में मौजूद वसा का, यहां लिख देता हूं, इमल्सीकरण, इमल्सीकरण, भोजन में मौजूद वसा का इमल्सीकरण करना, अर्थात भोजन में मौजूद वसा का इमल्सीकरण करना, अर्थात वसा को छोटी छोटी गोलाकार इकाइयों में परिवर्तित करना। अर्थात इमल्सीकरण करना, अर्थात वसा को छोटी छोटी, अर्थात वसा को छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तित करना, ताकि वसा के कुल, वसा के कुल सतही, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल
वसा के कुल सतही क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए तथा वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम तथा वसा के वृद्धि हो जाए तथा वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम अधिकतम कार्य कर सके। ठीक है, एक बड़े पीस पर अगर एंजाइम को इसको बर्न आउट करना है तो उसको यहां से करेगा वो, ठीक है, और इसी को मैं छोटी छोटी गोलों में बांट दूं तो एंजाइम बहुत आसानी से काम कर लेगा। एक उदाहरण के लिए मैं शक्कर का इतना बड़ा टुकड़ा दूं और आपको एक जग के अंदर डाल के दे दूं और कहूं कि इसको हिला हिलाकर इसको घोलो, और दूसरे व्यक्ति को मैं उतने ही वजन के शक्कर के छोटे छोटे टुकड़े दूं और उसको जग में डाल के बोलूं कि तुम इसको घोलो, तो जल्दी पहले कौन घोल पाएगा? छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों का कुल सतही क्षेत्रफल अधिक है, तो जल चारों तरफ से एक्शन करेगा, यहाँ पर जल यहाँ पे ही सिर्फ एक्शन कर सकेगा। तो इमल्सीकरण का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो अग्नाशय का जो एंजाइम है लाइपेज, जो वसा का पाचन कर रहा है, उसको ज्यादा सतही क्षेत्रफल दे दिया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी काम करे। ठीक है, ये हो गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिएगा, चलिए वो अभी मत लिखिएगा, अभी पहले पाचन पे ही ध्यान लगाते हैं, फिर यकृत को अलग से लिखवा दूंगा मैं आपको। डुडेनम में पाचन देख रहे हैं हम, बाइल जूस का एक्शन देख लिया। दूसरा पॉइंट अग्नाशयी, हो गया टाइम, चलिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब दूसरा हम अग्नाशयी रस की बात करेंगे, और अग्नाशयी रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं और वो क्या एक्शन लेते हैं वो देखेंगे।